हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये है जगमन बलोगरा के बुक द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सामाजिक जीवन और संस्कृति, जिसमें हमने पहले 2 वीडियो बना रखी है। ये है वीडियो नंबर 3, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल में लोक नृत्य व लोक वाद्य। शुरू करने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। हिमाचल में लोक नृत्य व लोक वाद्य। लोक नृत्य होता है लोगों के जो डांस वांस है, नृत्य कैसा डांस करते हैं, किस तरह के नाच है वहाँ के, ठीक है। और लोक वाद्य होते हैं जो उनके वाद्य यंत्र होते, बजाने वाले यंत्र होते, ओके। फोक डांस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन हिमाचल, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसी अखंडित नृत्य का जिक्र असंभव है, ओके। इसकी अपेक्षा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न स्तरों पर लोक नृत्यों की विभिन्न परंपराएं उपलब्ध है। प्रत्येक जनपद की लोक नृत्य परंपरा को, कला के रूप और शैली के विकास को काल और समय समय की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की पृष्ठभूमि के संदर्भ में समझना होगा। ये एक इंट्रोडक्शन सा है इसका, ओके। इनमें जटिल सांस्कृतिक प्रतिमान की विशेषताओं की परतें उपलब्ध है, जिनके कारण यह जीवित रहे और फलते फूलते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों के विभिन्न रूप समष्टि के ही भाग है। जनजातीय लोक एवं शिष्ट कला नृत्य का अपना अपना महत्व एवं विशेषताएं है। हिमाचल प्रदेश में यह सभी लोक नृत्य धीरे धीरे एक दूसरे से हिल मिल रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और कई बार वे एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं। इन लोक नृत्यों में विचार, विषयानुक्रम और रूपों में गतिशीलता है। बाह्य एवं आंतरिक प्रभाव समय की गति के साथ आते हैं, जिनसे लोक रुचि भी अनुप्रमाणित व प्रभावित होती है और उन पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नाट्य कला एवं नृत्य कला लोक जीवन में एक नया रंग और रूप भर देते हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश के लोक जीवन में करियाला, ठीक है, स्वांग, बाठड़ा और आंचली के साथ साथ विभिन्न जनपदों में असंख्य लोक नृत्य अपनी परंपरागत शैली में प्रदर्शित होते रहते हैं, ठीक है। परंतु धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि इन लोक नृत्य की पृष्ठभूमि में जो ऐतिहासिक, पौराणिक या सांस्कृतिक भाव एवं विचार कार्यरत है, उससे प्रायः लोग भूलते जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है गाइस कि हिमाचल जो है ना अपने संस्कृति थोड़े भूल रही है। पुराने समय के जो लोक नृत्य है अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए, लेकिन अब ये जो ना उतने नहीं रहे हैं, जिसके बिना ये लोक नृत्य धीरे धीरे निष्प्राण होते जाएंगे। भारतीय लोक नृत्य के इतिहास का भौतिक निरूपण संभव नहीं है। कारण स्पष्ट है कि यह केवल राष्ट्र या जनता का इतिहास नहीं, अपितु कुछ और भी है। परिणाम स्वरूप लोक नृत्य की भाषा कुछ स्पष्ट है, कुछ नहीं। समय और दूरी मनुष्य की प्रकृति की अभिव्यक्ति का माध्यम लोक नृत्य है। यही क्रम अज्ञात काल से जारी है। मनुष्य और प्रकृति में नैसर्गिक प्रवृत्ति पीढ़ियों से प्राप्त होती रही है। उसे भाषा और संगीत लय द्वारा श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति मिलती रही है। इस निहित विचार की बाह्य अभिव्यक्ति मानव इतिहास में है और नृत्य कला का ताना बाना भी। भारतीय धर्म एवं दर्शन न केवल कोरे तर्क, बौद्धिकता या कुछ नैतिक नियमों पर ही आधारित है, बल्कि इसका नृत्य के साथ गहरा संबंध है। विश्व के प्रथम नट शंकर है। विश्व के प्रथम जो नट मतलब नाचने वाले, विश्व के प्रथम नट है शंकर, जिनके विराट नृत्य से विश्व की पंच क्रियाओं का जन्म हुआ और सृष्टि के ताल स्वर का स्वरूप निर्दिष्ट हुआ है, ऐसा लोगों का विश्वास है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है गाइस, थोड़ा सा मतलब हो सकता है ऊपर ऊपर से जा रहा हो किसी लोगों का, लेकिन इंट्रोडक्शन भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, यदि हम किसी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं।
नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जहां जीवनोपार्जन अत्यंत कठिन है, लोक रंजन के साधन सरलता से उपलब्ध नहीं है, लोक कलाओं के अनेक रूप अभी तक मूल रंगीन संपन्न और समृद्ध रूप में विद्यमान है। हिमाचल प्रदेश के सभी लोक नृत्य व्यावसायिक नृत्य ना होकर जातीय नृत्य है, ठीक है, इसलिए इनमें लौकिक और सांस्कृतिक पक्ष अधिक है। इनमें आज भी यहाँ के पर्वतीय जीवन की आत्मा का निवास है। हिमाचल वासियों का ग्राम्य जीवन भी इतना ही कठिन और रुक्ष है, फिर भी यहाँ के लोग बड़े परिश्रमी पहाड़ी लोग अपने सुमधुर लोक गीतों और लोक नृत्य द्वारा मुरझाए हुए प्राण स्रोत का हिमालय गोद में अटखेलियाँ करती हुई पावन गंगा मैया की धारा समान उल्लास और आनंदन वन कल्प वृक्ष की तरह और सबसे सुख आनंदित बिखेरते हैं। हिमाचल प्रदेश में अतीत गौरव के प्रतीक लोक नृत्य किसी ग्राम्य उत्सव के समय प्राय अपने पुरानेपन में भी सौंदर्य संजोए हुए है, मानव मन को आनंदित एवं आकर्षित किए रहते हैं। उनका मूल उद्देश्य सामूहिक मनोरंजन है और लोक मंगल की भावना है। लोक नृत्य का मूल स्रोत हमारी लोक संस्कृति है, जिसे स्थान और काल की दूरी भी छीन भिन्न नहीं कर सकती। इस पहाड़ी प्रदेश के लोक नृत्य अंतरात्मा में मानव के सौंदर्य, बोधि, चेतन, पर्वतीय लोक जीवन के हास्य और रुदन की स्वस्थ कला परंपरा, जनमन की उमंगे, प्रकृति का रंग वैभव, यहाँ का ग्राम्य जीवन, संघर्ष और श्रम व मन की बंधन मुक्त उड़ान प्रतिबिंबित होती है। प्रकृति समान सरल हिमाचल के युवक और युवतियां बाल्यकाल से ही जैसा वह वृद्धों को करते हुए देखते हैं, उसी परिपाटी को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर लेते हैं। इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हिमाचल के लोक नृत्य आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनमें समय समय पर परिवर्तन, संशोधन और रोचकता का विकास होता रहा है। क्योंकि हिमाचल के लोक नृत्य किसी विशेष शास्त्रीय नियम से बंधे हुए नहीं है, इसलिए वे अत्यंत सरल और सरस हृदय गाही है, पर फिर भी उनकी विशिष्ट परंपरा है। इन लोक नृत्यों में पर्वतीय लोक जीवन के उद्गम, स्वभाव, गति, तीव्रता, अंग संचालन में एक आकस्मिक कठोर मुद्रा, छोटे मोटे आवेशपूर्ण नृत्य खंडों में पहाड़ी जीवन की प्राकृतिक शोभा, धार्मिक, सामाजिक तथा अनेक रूढ़िवादी संस्कारों और विश्वासों की सुंदरता झलक मिलती है। हिमाचल के अधिकांश लोक नृत्य सामूहिक उल्लास, सुख दुख के भावपूर्ण क्षण और सामाजिक अवसरों से ही संबंधित है। चाहे कोई लोक नृत्य ऋतु उत्सव के संबंध में हो या धार्मिक और सामाजिक उत्सव के रूप में, आसपास के सभी पर्वतीय ग्रामों के लोग उसमें ठाट बाट के साथ सम्मिलित होते हैं। यहाँ के लोक नृत्य व्यक्तिगत कला विकास के साधन मात्र नहीं है। हिमाचली लोक नृत्य के साथ गीत इन्हें चार चांद लगा देते हैं। मतलब जो डांस होता है ना, तो उसमें गीत लगाते हैं, नाचते हैं, तो वो इसमें चार चांद लगा देते हैं, ठीक है। निस्संदेह लोक नृत्य और गीत का जन्म साथ साथ संघर्ष, श्रम, साधनों के अवसर पर दिखाई जाने वाली भावमयी मुद्राओं के उन चरम क्षणों में हुआ है। आपके एग्जाम में जो है ना, लोक नृत्य पे टिप्पणी लिखो, हिमाचल के लोक नृत्यों पर टिप्पणी लिखो, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, तो उस वक्त ये टिप्पणी आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। इसको आपने हल्के में मत लेना, ओके। जब जीवन का सौंदर्य जाग उठा और गति फूट पड़े, चिरकाल से कुछ उद्गम या उद्यम प्रयोजन के कारण हिमाचल के लोक नृत्य गीत अभिन्न अंग रहे हैं और पर्वतीय सामाजिक जीवन को सचित्र, सजीव और प्रेरणात्मक बनाए हुए ये लोक नृत्य लोक गीतों में विभूषित है। इनका सरल प्रवाहमान संगीत नृत्य की चाल, लय की कला सौष्ठव प्रदान करता है। हृदय आकाश में सप्तरंगी इंद्रधनुष का वितान फैला जाता है। नेत्र आत्मविभोर हो उठते हैं, मन मोर नाच उठते हैं और मानव की सहज अभिव्यक्ति मधु अमृत के गीत गाने लगती है।
वास्तव में लोक जीवन का प्रत्येक दिशा नृत्य में से व्याप्त है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रायः विभिन्न लोक नृत्य प्रचलित है। इसी प्रकार लोक नृत्य के साथ गाए जाने वाले लोकगीत और वेशभूषा भी विभिन्न होती है। इनमें से कुछ नृत्यों में केवल स्त्रियों और कुछ में केवल पुरुष ही नाचते हैं, परंतु ऐसे भी लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही नाचते हैं। इनमें अधिकतर सामूहिक नृत्य है, परंतु कुछ व्यक्तिगत नृत्य भी है। प्रायः सभी लोक नृत्यों के साथ नृत्य गीत गाए जाते हैं। इन लोक गीतों की बहुधा स्वयं नर्तक दल गाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यार हिमाचल के जो लोक नृत्य होते हैं उसके बारे में तो आप खुद भी बता सकते हैं, उसके बारे में आप खुद भी ब्रीफली बता सकते हैं, क्योंकि आप खुद हिमाचली हो। तो कोई बात नहीं, ये भी ऐड कर सकते हैं आप इसको। तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है, बता रहा है ये। प्रत्येक लोकगीत के साथ वाद्य नरसिंगा, शहनाई, ढोल, बांसुरी, करनाल, खंजरी, करताल, डमरू इत्यादि बजाए जाते हैं। यदि लोक वाद्य ना भी हो, ढोलक या खंजरी के बिना गुजारा नहीं है। ये लोकगीत, लोक वाद्य एवं लोक नृत्य त्रिवेणी इन पर्वतीय प्रदेश में अनंत काल से प्रभावित हो रही है। यदि आप कभी वर्ष भर में जुड़ने वाले अनेक मेलों, उत्सव, त्योहारों के समय हिमाचल के किसी गांव में होकर गुजर रहे हो तो सहसा ढोलक या खंजरी की मधुर ध्वनि सुनकर आप स्थानीय ग्रामवासियों को गांव के किसी खुली जगह पर एकत्रित होकर पाएंगे और लोक नृत्य का आनंद उठाते हुए देखेंगे। देखा होगा आपने, हमारे सिरमौर में जब शादियाँ होती है तो शादियों में गाने लगते हैं, ढोलक बजाते हैं, खंजरी बजाते हैं। तो हर गांव में ऐसा ही होता है हिमाचल में लगभग, ठीक है। पहाड़ों के इन छोटे छोटे गांवों में पहाड़ी लोक कथा की इस रस भरी समृद्ध थाती को अपने प्राचीन रूप से वैभव में सुरक्षित पाएंगे। इन लोक नृत्यों के साथ गाए जाने वाले लोक नृत्य गीत की भाषा, शैली, छंद, धुन एवं लय इत्यादि में भी भिन्नता है। शुभ अवसर, त्योहार और अनेक सामाजिक मेल मिलाप के हर्षोत्सव को मनाने के लिए लोक नृत्यों की विशेष भूमिका होती है। इसके लिए कोई पूर्व अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। क्षणिक प्रेरणा पर भी हिमाचली नाचना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि हर कहीं कुछ भी हो तो नाटी डांस करते हैं हिमाचल के लोग, ठीक है। इन परंपरागत और मनोहारी लोक नृत्यों का देख प्रत्येक दर्शक पर इनके लय, सौंदर्य, भावना के महान प्रकट होती है। जब हिमाचल में कहीं भी चलचित्रों और आधुनिक मनोरंजन के साधनों का नाम निशान भी नहीं था, तब भी चिंताकर्षक लोक नृत्य लोक जीवन को सरस बनाते रहे और साधारण लय, ताल और गीतों के द्वारा लोक नृत्य एवं लोकगीत पर्वत पुत्रों के दैनिक परिश्रम और रूखे जीवन के उत्साह और रंग भरते हैं। वनों, पहाड़ों, खेत खलिहानों और आनंद में भी दिन भर के कार्य कठिन के पश्चात स्त्री पुरुष गांव के खुले स्थान पर एकत्रित होकर लोक नृत्य द्वारा अपने दैनिक जीवन की कठोरता, करुणा को भुलाते रहे हैं। यार जब भी आपने देखा होगा बूढ़ी दीपावली होती है हमारे हिमाचल में, तो गांव के लोग जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर क्या करते हो, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसको बोला जाता है साजा आंगन, ठीक है। साजा आंगन में आते हैं और उसमें जो है ना गाने गुने लगाते हैं। यह कार्यक्रम उत्सवों को छोड़कर प्रायः सर्दियों में अधिक चलता है, परंतु ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रसार बढ़ा, सिनेमा, रेडियो, टीवी, इसमें एक और ऐड कर लो, मोबाइल और अन्य मनोरंजन के साधन गांव गांव में पहुंचने लगे, इस और नई पीढ़ी का ध्यान धीरे धीरे हटता जा रहा है। उन पर आधुनिकता का अनावरण चढ़ता जा रहा है। लोक जीवन की श्रेष्ठ थाती के प्रति उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाहीन भावना और लज्जा की ही होती है। इसका कारण शायद शिक्षित वर्ग, नगर की सभ्यता से प्रभावित वर्ग की यह धारणा है कि लोक नर्तक पिछड़े व आदिवासी लोगों की आदिम सभ्यता का चिन्ह है। ज्यों ज्यों सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता जाता है, लोक जीवन का यह आकर्षण भी विस्मृति के गर्त पर चला जाता है। जब लोक वादक अपने विशेष वाद्य पर मधुर ध्वनि को गूंज बिखेरते हैं तो युवक हो या वृद्ध
सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार नृत्य, जिसको बोला जाता है माला नृत्य, आरंभ करते हैं। माला नृत्य समझ रहे ना आप? जब नाटी लग जाते हैं तो फिर मतलब एक के साथ ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे यूं करके ऐसे ऐसे नाचते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं ना हाथ, ठीक है ना। तो इसको इसको बोला जाता है माला नृत्य, ठीक है। ऐसे 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 करके लोग जो है ना डांस करते हैं, ये मानो लोग है, ठीक है। ये यहाँ पे इनके हाथ में कुछ होता है, ये डांगरा टाइप का होता है, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसके जो आगे नाचता है। इस नृत्य को बोला जाता है माला नृत्य, ठीक है। नृत्य लोक वाद्य और लोक नृत्यों की ताल पर तीव्र और उग्र हो जाता है। यह मालूम करना कठिन होता है कि कब इनका समय पूरा हो गया और इनमें श्रेष्ठ नर्तक कौन है। ठीक है। दक्ष नर्तक नेतृत्व में दल दाई दिशा में ताल पर पग बढ़ाता है, कभी छोटे कदम कभी बड़े कदम, कभी उछाल कभी धीमी चाल, कभी आगे कभी पीछे झुकना, कभी दौड़ और कभी छलांगे भी, घुटने झुकाकर कभी कैंची में कदम। इसी प्रकार नर्तक चलता रहता है। कई बार तो कोई दक्ष लोक गायक या लोक वादक नहीं होता। जब नर्तक दल स्वयं ही लोक गीत गाता हुआ नाचता है, 2 या 3 नर्तक या गायक आरंभ में गीत गाते हैं और शेष सब बाद में उन गीतों की पंक्तियों को दोहराते हैं। यार देखो ना, जैसे मैंने ये आपको एक डायग्राम बनाया था ये लोक नृत्यों का, ठीक है। ये मान लो लोग है, ऐसे से मान लो नाच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। हमारे सिरमौर की बात हो रही है, मुझे लग रहा है जगमोहन बलोखरा जी ने सिरमौर की बात करे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि 1-2 बंदा, ये जो पहले 3 बंदे होते हैं ना, 3-4 बंदे, ये गाएंगे पहले गाना, फिर ये जो दूसरे पीछे के लाइन के बंदे होते हैं ना, ये उसी गाने को ना रिपीट करते, इसको कोरस सा देते हो, ठीक है, ओके। तो माला नृत्य में ऐसा होता है। प्रायः सभी लोक नृत्य विलंबित या लय से शुरू होकर द्रुत लय पर समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अवसरों पर प्रायः नृत्य गीत की गूंज सहसा वायुमंडल में बिखर जाती है और एक अद्भुत वातावरण की रचना होती है। इन सुमधुर नृत्य गीतों में स्थानीय लोगों को अपने गांवों, पहाड़ों, वनों, खेत खलिहानों, नदी नालों, झरनों, झीलों, देवी देवताओं, वीर पूर्वजों, सुंदर निष्ठुर प्रेम प्रेमिका के प्रति अनुरक्त टपकती है और नर्तक दल भाव विभोर होकर झूम जाते हैं। मीठे और सुरीले कंठों से गाए जाने वाले लोक गीतों के साथ जब लोक वाद्य बजने लगते हैं तो नर्तक दल भी नहीं, देवी देवता भी पालकियां में नाचने लगते हैं और दर्शकगण आत्मविभोर होकर तन्मयता से इनका आनंद उठाते हैं। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और कला परंपरा को भी एक प्रदेश विशेष की संस्कृति एवं कला के रूप में देखना और उनकी महान गौरवशाली परंपरा का अपमान करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? हिमाचल प्रदेश की संस्कृति एवं कला परंपरा को भी एक प्रदेश विशेष संस्कृति एवं कला के रूप में देखना, उनका महान गौरवशाली, हाँ ठीक है। हिमाचल की कला परंपरा का निसंदेह शेष भारत से गहरा संपर्क रहा है और उसे आत्मसात किया है। समय के थपेड़ों ने इन्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर शेष नहीं रखी है, परंतु फिर भी जीवित रह सकी है। तो एक बात स्पष्ट है कि इनका नींव सुदृढ़ है और लोक जीवन में इसका अटूट संपर्क सदैव बना रहा है। स्वतंत्रता उपरांत हिमाचल प्रदेश में लोक परंपरा को सुरक्षित रखने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे प्रत्येक राष्ट्रीय एवं स्थानीय मेलों, ठलों और युवा उत्सव में लोक नृत्यों का प्रदर्शन एवं सरकार द्वारा प्रोत्साहन। फिर भी लोक नृत्य परंपरा को आज सुरक्षित रखने और उसे विकसित रूप देने की अधिक आवश्यकता है। राष्ट्र जीवन में जो सुंदर है वो श्रेष्ठ है, उनकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उसको तो संरक्षण प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सूत्र में बांधने वाली परंपराएं सप्राण होकर राष्ट्रीय भावना में सुदृढ़ किया जा सके। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, इतनी बड़ी टिप्पणी जो है ना यहाँ पे जगमोहन बलोखरा जी ने दी है हिमाचल के लोक नृत्यों के बारे में, जिसमें हमें माला नृत्य का ज्ञान हुआ। माला, ठीक है। अब है हिमाचल के लोक नृत्य
अब जरा हम इनको इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं जरा। हिमाचल के लोक नृत्य है कौन कौन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के किसी क्षेत्र के लोक नृत्य की गिनती की सीमा में नहीं बांधा जा सकता और ना ही शास्त्रीय नृत्यों की तरह इसे किसी विशेष शैली या नियमों के बंधन में जकड़ा जा सकता है। प्रधानता हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों की संख्या भी उतनी ही अधिक है जितने ग्राम समुदाय, और कुछ लोक नृत्यों का नामकरण भी ग्रामों के आधार पर जुड़ा हुआ है, जैसे सांगला नृत्य, पंगवाल नृत्य इत्यादि, ठीक है। जैसे मतलब जैसे सांगला गांव है तो उसका नाम ही बोलते हैं सांगला नृत्य। एक दूसरा पंगवाल है, जो पंगवाली लोग होते हैं वहाँ का नाम है पंगवाल, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पंगवाल नृत्य, ठीक है। फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में कुछ लोक नृत्य का परिचय देने का प्रयत्न यहाँ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि में दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत नृत्य, जिसको बोला जाता है सोलो डांस। ऐसे लोक नृत्य जिसमें तुरीण और मंजूरी गिने जा सकते हैं। इन नृत्यों में एक या दो नर्तक नाचते हैं। लोक गायक, श्रोता और दर्शक उनको घेरकर बैठ जाते हैं। लोक गायक खंजरी, ढोल, गुज्जू, खड़ताल या हाथ की तालियों से लोकगीत की धुन और लय उठाते हैं। यार यूट्यूब पे अगर आपने देखना होगा ना तो देखना, ऐसे लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे गाने लगाएंगे, यहाँ पे गाने लगाएंगे और बीच में वो नाचता रहता है कोई, ठीक है। और नर्तक धीरे धीरे क्या बोल रहा है, लोक गायक खंजरी, ढोलक, गुज्जू, खड़ताल या हाथ की तालियों से लोकगीत की धुन और लय उठाते हैं और नर्तक धीरे धीरे उठकर चारों ओर घूम घूम कर अपने शरीर के हर अंग को लोकगीत की लय पर नचाता है। कभी कभी बड़े बड़े लोक गायकों के दो दल उसी ढंग से दोहरा देते हैं। मतलब आपने देखा होगा अपने वीडियो में, ठीक है। एक फिर ऐसा होता है ना, एक दल के गाएंगे, फिर उसी दल के उसी गाने को गाएंगे, उसका दूसरा मुखड़ा गाएंगे, फिर ये और मुखड़ा गाएंगे, ऐसा कुछ होता है। बीच में जो है ना वो उसमें जो है ना नाट्य करेगा डांसर, ठीक है। यह नृत्य गांव के छोटे उत्सव पर प्राय रात को होते हैं। ऐसे लोक नृत्य का प्रचलन अधिकतर शिमला, सिरमौर, कुल्लू, सोलन तथा मंडी के गांव में होता है। समझ में आ रही ना बात। अगला है समूह नृत्य, इसको बोला जाता है ग्रुप डांस। ग्रुप डांस क्या होता है? ऐसे नृत्यों का प्रदर्शन बड़े बड़े उत्सव मेलों में होता है। यह प्रदेश के प्रत्येक भाग में और बाहर भी अधिक लोकप्रिय है। इन लोक नृत्यों का वर्गीकरण लिंग, जाति के आधार पर भी किया जा सकता है, जैसे महिला लोक नृत्य, ठीक है। इस प्रकार के लोक नृत्यों में केवल महिलाएं या स्त्रियां ही भाग लेती है। इस लोक नृत्य में हिमाचल के अनेक नृत्य गिने जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे चंबा के धुरेही, डांगी, घोड़ाई लोक नृत्य, शिमला का तुरीण नृत्य तथा कांगड़ा क्षेत्र के अनेक लोक नृत्य गिने जा सकते हैं। तो ये आपने चार तो याद रखने। इसमें सिर्फ जो ना महिला ही नाचती है, जैसे चंबा का धुरेही, डांगी और घोड़ाई, ठीक है। धुरेही, डांगी और घोड़ाई कहाँ का नृत्य है? चंबा के। इसमें सिर्फ महिला ही डांस करती है। और शिमला का कौन सा नृत्य है जिसमें महिला ही डांस करती है? उसका नाम है तुरीण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कांगड़ा में अनेक लोक नृत्य से होते हैं। अब पुरुष लोक नृत्य देखिए क्या होते हैं। ऐसे लोक नृत्य जिसमें केवल पुरुष ही नाचते हैं, जैसे सिरमौर और शिमला जनपद क्षेत्र में जोली, छुट्टी घुगती, ठोडा नृत्य, ठीक है। जोली, छुट्टी घुगती। यार मैं भी सिरमौर से हूँ, लेकिन ये जोली और ये छोटी घुगती ये भी मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। ठोड़ा तो होता है ना जो जिसमें वो तलवार धनुष बाण वगैरह चलाते हैं, ठीक है। और कुल्लू के तलवार करथी हरण, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है। लाहौल स्पीति का है कमर नृत्य। तो ये है पुरुषों के नृत्य, ठीक है। सिरमौर का कौन सा है? जोली, छुट्टी घुगती,
ठोडा, और कुल्लू का है तलवार, तलवार करथी हरण, ठीक है। तलवार करथी है कुल्लू का, हरण है लाहौल स्पीति का, सॉरी, तलवार और हरण है कुल्लू का, और लाहौल स्पीति का है कमर नृत्य, ठीक है। इसमें सिर्फ पुरुष ही नाचते हैं। जोली, छोटी गुगती, ठोड़ा नृत्य, सिरमौर। कुल्लू का है तलवार करथी और हरण, तलवार करथी हरण कहाँ का है? कुल्लू का। लाहौल स्पीति का कौन सा है जिसमें सिर्फ पुरुष नाचते हैं? वो है कमर नृत्य, ठीक है, ध्यान रखना अपनी चीज का। अगर है मिश्रित नृत्य, क्या होता है? जिसमें सब नाचते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी। हिमाचल प्रदेश में ऐसे भी असंख्य लोक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर नाचते हैं। इसमें किन्नौर के अनेक लोक नृत्य, कुल्लू की नाटी, कुल्लू की नाटी, ठीक है, सांगला, पेखा, चंबा के गद्दी, पंगवाल नृत्य, शिमला की नाटी, माला इत्यादि शामिल है। इन लोक नृत्य का वर्गीकरण अवसर पर भी किया जा सकता है। जैसे अब देखिए, जो मिश्रित नृत्य होता है उसका वर्णन जो है ना अलग अलग किया गया है। जैसे को देखिए, धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य में क्या होता है? धर्म हिमाचल प्रदेश की जनता का दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए लोक नृत्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन लोक नृत्य में कांगड़ा क्षेत्र में रस, गुग्गा, भगत नृत्य, कुल्लू और शिमला क्षेत्र के देवखेल नृत्य, ठीक है, चंबा के सेन नृत्य और लाहौल स्पीति के मकर नृत्य शामिल है। देखो ना, देखिए कांगड़ा का कौन सा नृत्य है? कांगड़ा का है रस और गुग्गा। कांगड़ा का कौन सा है? रस और गुग्गा नृत्य, ठीक है। रस, गुग्गा और भगत नृत्य कहाँ का है? कांगड़ा का। कुल्लू और शिमला का है देवखेल नृत्य, जिसमें देवी देवता नाचते हैं, ठीक है। तो देवखेल नृत्य कहाँ का है? कुल्लू और शिमला का। वेरी इंपॉर्टेंट यार, याद रखना इसको। और चंबा का है सेन नृत्य कहाँ का है? चंबा का। लाहौल स्पीति का है मकर नृत्य, ये सारे याद रखने आपने। चंबा का सेन नृत्य, लाहौल स्पीति का मकर नृत्य, ठीक है। कुल्लू और शिमला का है देवखेल नृत्य, और रस और गुग्गा है कांगड़ा का नृत्य, ठीक है। रस, गुग्गा और भगत, ये तीनों जो है कांगड़ा का नृत्य है। अगला टाइप है सामाजिक धार्मिक नृत्य। क्या होते हैं? प्रत्येक समाज के अपने मूल्य एवं आदर्श होते हैं। उनका समावेश वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर लेता है। प्रत्येक जाति का जीवन इसी दूरी के इर्द गिर्द घूमता है। सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य में प्रायः हिमाचल के सभी क्षेत्रों के सारे लोक नृत्य गिने जा सकते हैं। कोई मेला या उत्सव देवी देवताओं के बिना पूरा नहीं समझा जाता, और उनमें लोक नृत्य का ना होना उसे रसहीन बना देता है। तो सामाजिक नृत्य वो होते हैं जो मतलब जिसमें लोगों का हो, जैसे मेला हो गया, आपने देखना कभी मेले में भी जो है ना डांस करते तो उसमें नाचते रहते हैं, है ना। जैसे और कभी आपने होली देखी होगी, होली में भी जो है ना ये सामाजिक ऐसे नृत्य होते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है गौ है अवकाश या आनंद नृत्य। ये देखते, ये तो मेरे लिए भी नया है, ठीक है। ऐसे लोक नृत्य में फूकी नाटी, प्रपाण नृत्य, ठोड़ा लोक नृत्य इत्यादि गिने जा सकते हैं। इन नृत्यों द्वारा मानव की आनंद भावनाओं की दृष्टि प्रतिकरण का अवसर मिलता है। आनंद नृत्य मतलब आप बोल सकते हैं कि एक और से मतलब जो इसमें वन एक्ट प्ले ऐसा कुछ होता है ना, तो उसको बोलता था आनंद नृत्य। घुघटी क्या होता है? घुघटी यह लोक नृत्य किशोरों के बीच मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। इसमें नर्तक एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। पीछे वाले आगे वालों के कोट का नीचे से एक किनारे से पकड़ते हैं। टोली का नेता घुघटी गाता है और टेढ़े मेढ़े तरीके से आगे की ओर झुकता है। शेष उसका अनुसरण करते हैं। जैसे आपने घुघटी देखा होगा ना, घुघटी सिरमौर में भी होता है, तो उसमें मतलब एक लाइन से बना देते, लाइन में होंगे ना, ठीक है। मतलब ये एक बंदा यहाँ होगा, एक बंदा यहाँ होगा, एक बंदा यहाँ होगा, ऐसे करके। तो ये एक इसकी पीठ पे हाथ रखेगा, इसकी पीठ पे हाथ रखेगा, इसकी वो रखेगा, मतलब इसकी, तो एक दूसरे का वो पकड़ते हैं ये, ठीक है।
और उससे जो ना टेढ़े मेढ़े इससे नाचते रहते, उसको बोलते जाता है घुघटी नृत्य। बिरसु नृत्य क्या होता है? बिरसु, ठीक है। यह शिमला के ऊपरी भाग और सिरमौर के पूर्वी भाग का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिरसु। प्रायः मेलों के समय खूंडों द्वारा किया जाता है। खूंड खसों की एक बालप्रिय टोली होती है। जब वे किसी मेले में जाते तो इकट्ठे होकर रास्ते में नाचते हैं। इनके हाथों में तलवारें, डांगरे, लाठी, कुकरी, रुमाल होते हैं। साथ ही ढोल, रणसिंगा बजाते हैं। रात के समय नृत्यक नृत्य करते समय हाथ में मशाले लेते हैं। जब वे मेले में पहुंचते तो थोड़ी देर तक नृत्य करके भी छूट जाते हैं। शाम को वापसी पर फिर नृत्य करते हुए जाते हैं। नृत्य के समय बिरसो गीत गाते हैं। यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जब मेले मूले में ये गीत मतलब गाते हैं तो मतलब लोग जो होते हैं ना, लोग जब गाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द भी यूज करते हैं इसमें, जैसे मतलब जो जिसमें लेडीज है इसको नहीं सुन सकती, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द भी होते हैं। हम खुद मैंने भी इसमें भाग लिया है। और कई जगह ऐसा होता है कि मतलब जैसे दो गांव के बीच खुंदक होती है तो एक गांव का अलग से उनके एक ग्रुप आएगा, दूसरे गांव का अलग से ग्रुप आएगा, तो एक दूसरे के लिए भी मतलब ऐसे कंपटीशन टाइप का होता है उनके बीच। बाकी तो बहुत प्रेम है ये, ठीक है। और गाते हैं ये ढोल में, ढोल बजाते हैं और एक साथ उसमें जो है ना बिरसू लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए बूढ़ा नृत्य। अभी तक हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े? अभी तक पढ़े हमने, एक तो पढ़ा हमने घुघती, एक पढ़ा हमने बिरसू। अगला है बूढ़ा नृत्य। यह सिरमौर में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो दिवाली या अन्य उत्सवों के समय 10-15 दिन आदमियों की टोली द्वारा सामूहिक तौर पर किया जाता है। 4-5 आदमी हुड़की वाद्य यंत्र बजाते हैं और शेष रागरों को हाथ में लिए गीत गाते हुए नाच करते हैं। इन गीतों में वीर गाथाओं का वर्णन होता है जिनमें से सिद्धू और उनके गढ़ का गीत अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य में दाएं से बाएं तेजी से नाचा जाता है। पुरुष पहले चलते हैं और औरतें उनका अनुसरण करती है। रासा और क्रासा सिरमौर के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नाट्य से मिलते जुलते हैं। रासा जैसे मैंने बोला ना, रासा को माला भी बोलते हैं। माला और रासा लगभग सेम होता है, ठीक है। तो ये होता है बूढ़ा नृत्य। इसमें हुड़की बजाते हैं। आपने देखा होगा ना, बूढ़ी दीपावली होती है ना, तो बूढ़ी दीपावली में जो ना हुड़की बजाते थे। अब तो नहीं होते यार, अब तो बहुत कम ऐसे गांव बचे जहाँ पे सिरमौर में ये होते हैं, लेकिन पहले हुड़की बजाते थे। और ये प्योर कल्चर है हमारे सिरमौर, हमारे हिमाचल का। क्षेत्रीय लोक नृत्य। यहाँ सभी वर्गीकरण की प्रणालियाँ को संरक्षित रखते हुए हिमाचल के लोक नृत्य का परिचय क्षेत्रीय आधार पर देने का प्रयत्न किया गया है। क्षेत्रीय आधार पर इन नृत्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह वर्गीकरण केवल परिचय के लिए उचित है, अपने आप में बिल्कुल पूर्ण नहीं है, ठीक है। अब क्षेत्र नृत्य में देखिए, क्षेत्र नृत्य में क्या होता है? पहाड़ी लोक नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य और मैदानी लोक नृत्य। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्यों में पहाड़ी और आदिवासी लोक नृत्य की विशेष भूमिका है और हिमाचल के सभी लोक नृत्यों की गिनती पहाड़ी लोक नृत्यों से भी की जा सकती है। पंजाब और हरियाणा की सीमा से लगते हुए थोड़े क्षेत्रों में कुछ मैदानी लोक नृत्य जैसे गिद्धा और भांगड़ा भी कभी कभी प्रदर्शित होते रहे हैं, पर धीरे धीरे पहाड़ी लोक नृत्य यहाँ अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सभी लोक नृत्य के बारे में सविस्तार लिखना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जीवन की इस तरह इनका कोई निश्चित छोर नहीं है। लोक कलाकार प्रतिभा, कल्पना शक्ति, सौंदर्य प्रेम और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक लोक नृत्य में परिवर्तन आ रहे हैं और आते रहेंगे। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इन लोक नृत्यों का लोक जीवन से जो अटूट संबंध रहा है वो कभी ढीला नहीं होना चाहिए। उसी अटूट रिश्ते को कायम रखने की दिशा में उठाए गए कदमों में कभी शिथिलता नहीं आनी चाहिए। कई बार आधुनिक एवं पाश्चात्य वाद्यों के साथ लोक गीतों एवं लोक नृत्यों को जोड़ना व्यर्थ प्रयत्न करता है और सर्वथा निरर्थक एवं घातक सिद्ध होगा। लोक नृत्यों में कलाकार भले ही स्वतः
सुखाए काम करता हो, परंतु अपने कला को जनता के सामने लोक रुचि अनुकूल रखना उनका सामाजिक कर्तव्य है। ये पहाड़ी लोक नृत्य लोक जीवन से संबंधित होकर कहीं पृथक सत्ता नहीं रखते। उनकी उपादेयता ही वहीं तक है, यहाँ तक कि वह लोक जीवन की आशाओं और आशंकाओं की पूर्ति करे। लोक नृत्य परंपरा का आकर्षण, प्रभाव, शक्ति एवं सजीवता तब तक कायम रहेगी जब तक वह अपनी मिट्टी की गंध और महिमा की अभिव्यक्ति देता रहेगी जिसकी वह उपज है और उसकी बाहरी तड़क भड़क में जीवन प्राण बसकर समा गई है। यहाँ केवल हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लोकप्रिय लोक नृत्यों का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्यों की इस तरह इन्हें सुदृढ़ और स्पष्ट नियमों में बांधना संभव नहीं है। मेन है यहाँ पे वही जो मैंने नाम बताया ना जिन जिन नृत्यों के, उनको याद रखने आपने, ठीक है। ये तो चलो विस्तृत बता रहे तो हम भी पढ़ लेते यार, ठीक है। और वास्तव में उन पक्षियों की तरह है जो स्वतंत्र वातावरण में खूब फुदकते, उछलते और उड़ते और चहचहाते हैं, परंतु नियम रूपी पिंजरा चाहे सोने का हो उसमें घुट घुट कर मर जाते हैं। कुछ जिलों के लोक नृत्यों का परिचय अलग से इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनमें जो भी लोक नृत्य प्रचलित है उनका वर्णन अन्यत्र आ चुका है, केवल नाम और वेशभूषा का कुछ अंतर रह जाता है। और फिर कुछ क्षेत्रों में लोक नृत्य की परंपरा आज समाप्त हो चुकी है। इस अरुचि के कारण भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक भी हो सकता है, क्योंकि भारत के नगर क्षेत्रों की तरह वहाँ लोक नृत्य परंपरा को आदर भाव नहीं देखा जाता, जिसके कारण ये खिलते, पनपते और जीवित रहते हैं। वीर धरती की शोभा है, वीर ही इस धरती के जीवन का आनंद उठाते हैं। वीर रस लोक जीवन में आनंद, शक्ति और चेतना, साहस और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अदम्य उत्साह और आगे बढ़ने की प्रेरणा शक्ति का संचार करता है। हिमाचल प्रदेश के अनेक जनपदों में वीर रस में भरपूर लोक गाथाएं, लोकगीत है और उन्हें शरीर संचालन, थिरकन और लोक वाद्य द्वारा प्रकट करने की लोक परंपरा आज जीवित है। परंतु आज की वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी प्रगति से पुरानी स्वस्थ लोक परंपराओं की रुचि क्षीण होती जा रही है, जिसके कारण जीवन में रुक्षता, नीरसता और व्यक्तिगत स्वार्थ की मात्रा बढ़ गई है और सामूहिक जीवन के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। अगला है गाइस कायडंग लोक नृत्य। कायडंग लोक नृत्य, ये कायंग लोक नृत्य भी से बोल सकते हैं हम, ठीक है। कायंग लोक नृत्य कहते हैं कहीं ऊंची ऊंची चोटियों में जो सदा बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ का राजा हिमवान युकुंतरस अपने दो बेटियां गौरी और गंगा के साथ रहता था। एक बार विष्णु ने महादेव से कहा कि मामा और तो सब ठीक है, परंतु बिना मामी के काम नहीं चल रहा। महादेव ने विवाह की स्वीकृति दे दी। भगवान विष्णु ने अष्टकोटिड देवताओं को सभी तरह से योग वधु खोजने का कार्य दिया, सभी असफल रहे। अंत में विष्णु और महादेव साधु का वेश धारण कर बर्फ के राजा युकुंतरस के पास पहुंचे। युकुंतरस के महल में सोने, चांदी, लोहे, तांबे, पीतल, सिक्के और लकड़ी के 7 द्वार थे, जिन्हें प्रत्येक डेवड़ी पर रखे उस धातु के नगाड़ों के बजाने के बाद खोला जा सकता था। इन दोनों साधुओं ने ऐसा ही किया। अंदर जाकर विष्णु ने ईशु रक्षक विवाह का प्रस्ताव रखा। युकुंतरस को इन साधुओं का विवाह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उन पर क्रोधित हुआ। उसने साधु के वेश में महादेव को भगाने के लिए खूब बर्फ गिराने का निश्चय किया। साधु बाहर बैठे और खूब बर्फ गिरती रही। राजा ने बाहर देखा तो इधर उधर 12 फुट से भी ऊंची बर्फ गिर गई थी, परंतु महादेव पर बर्फ का थोड़ा भी अंश नहीं गिरा था। यह देखकर युकुंतरस की दोनों कन्याएं गौरी और गंगा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन दोनों ने अपने पिता को विवाह प्रस्ताव मंजूर करने के लिए मना लिया। स्वीकृति की सूचना मिलते ही महादेव ने 12 सूर्य को एक साथ चमकाकर एक ही क्षण में सारी बर्फ पिघला दी। राजा युकुंतरस पर्वतराज ने विवाह के प्रस्ताव की कुछ शर्तें रखी। उसने विष्णु को बताया कि यदि
प्रत्येक बाराती एक एक बकरे का मांस और 20 पत्था 18 छंटा के बराबर यार 20 पत्था नमक खा ले तथा बकरों की खालों को नरम करके एक ही रात में सुखाकर आटा पीसने का खाल्टा तैयार कर दे तो वह गौरी का विवाह महादेव से कर देंगे। देखो, लड़की के पापा ने या लड़की के पापा जो राजा था उसने क्या किया, उसने विष्णु को बोला, जो ब्राह्मण के वेश में आया था, साधु के वेश में आया था, उसने बोला कि यदि हर एक बाराती जो है ना एक एक बकरे का मांस और 20 पत्था नमक खा लेगा तथा बकरों की खालों को नरम करके एक ही रात में सुखाकर आटा पीसने का खाल्टा तैयार कर देगा तो वह गौरी का विवाह महादेव से कर देंगे। आटा पीसने का खाल्टा समझ रहे ना आप, बकरे की खाल का एक कट्टा सा बना होता है, उसमें आटा रखते, उसको बोलते आटा पीसने का खाल्टा। तो वो उन्होंने बोला कि उसका गौरी का विवाह जो है ना वो भगवान शिव से कर देंगे। और अगर ऐसा होता है, शिव तो उस वक्त तो साधु के बेस में था। फिर क्या हुआ, विष्णु ने सब शर्तें मान ली और निश्चित समय पर महादेव की बारात आ गई। राजा ने प्रत्येक बाराती के लिए 20 पत्था नमक, 20 पत्था चावल और एक बकरा भेज दिया और बकरे को काटने को एक घन दे दिया, घन। भगवान विष्णु यह समझ गए कि उन्होंने सभी बारातियों को काड्यंग नृत्य आरंभ करने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु सब समझ गए और उन्होंने सभी बारातियों को क्या किया, उन्होंने सभी बारातियों को कायंग नृत्य आरंभ करने का सुझाव दिया। कायडंग नृत्य में नर्तन करते हुए वे घण को भूमि पर एक सिरे से रगड़ते जाते, जिसके कारण वो घिसते घिसते कुल्हाड़ी बन गया। घण दिया ना उनको, घण, ऐसा था घण, ठीक है। और जब उन्होंने काड्यंग नृत्य किया तो काड्यंग नृत्य को करते करते उस घण को जो ना इस सिरे को जो ना वे धरती पर जो है ना रगड़ते गए, जिस कारण जो है ना यह एक कुल्हाड़ी की तरह ऐसे ऐसे बन गए, कुल्हाड़ी की तरह, ठीक है। तभी बकरों की बारी बारी से काटकर एक एक टुकड़ा मांस सभी नर्तक नमक लगाकर खाते जाते। कटे हुए बकरों की खाले पांव के नीचे दबाकर नर्तकों के पांव से नरम हो जाती। शर्तें पूरी हो गई और गौरी का विवाह महादेव से हो गया। महादेव के साथ में गंगा को भी ले गए, महादेव साथ में जो ना गंगा को भी ले गए। इससे आगे सृष्टि की उत्पत्ति की कथा आती है। काड्यंग लोक नृत्य में लोक नाट्य या गीति नाट्य बनने के सभी गुण विद्यमान है। इस काड्यंग लोक नृत्य के अनेक रूप है, जिसमें वाक्यांग, थरक्यांग, छेड़कियांग, नागस्क्याण, शुनकाय और बोनग्यांछू नृत्य इत्यादि उल्लेखनीय है। तो ऐसी कुछ कहानी है ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला है मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य किन्नौर के लोग दुरात्मा को भगाने के लिए ये नृत्य प्रदर्शित करते हैं। ये मुखौटे प्राय लकड़ी के बने होते हैं। सिर और ठोड़ी पर स्थानीय पशु के बाल लगाए जाते हैं। सभी मुखौटों पर विभिन्न रंग चढ़ाए जाते हैं और इन्हें रंग बिरंगे मनकों और पत्थरों से सजाया जाता है। प्रायः धार्मिक प्रकार के लोक नृत्यों में अधिक प्रयोग लाए जाते हैं। ये प्रायः रक्षा के लिए मंदिरों में रखे जाते हैं और लामा ही उन्हें विशेष उत्सव पर बाहर निकालते हैं। इन मुखौटा नृत्य में प्रसिद्ध है लामा नृत्य, प्रेत नृत्य, छम नृत्य और तेमस्वांग नृत्य। देखिए यार, याद रखना ये मुखौटा नृत्य का एक जो है ना वो है ये पार्ट, ठीक है, जिसमें जो है ना सबसे पहला है लामा नृत्य, दूसरे नंबर पे आता है प्रेत नृत्य, तीसरे नंबर पे आता है छम नृत्य तथा चौथे नंबर पे आता है तेमस्वांग नृत्य। ये है मुखौटा नृत्य, ठीक है। लामा नृत्य क्या होता है, अब थोड़ा जरा इसके बारे में पढ़ते हैं।
लामा या प्रेत नृत्य किन्नौर के आदिवासियों भिक्षुओं के अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य का आयोजन भूत प्रेतों को भगाने और प्राकृतिक प्रकोपों को हटाने के लिए किया जाता है। जो मुखौटा नृत्य में जो लामा नृत्य होता है ना, लामा नृत्य या भूत नृत्य, भूत प्रेत नृत्य जिससे बोला जाता है, इस नृत्यों का काम जो है ना भूतों को भगाने के लिए किया जाता है। इस लोक नृत्य में सभी नर्तक मुखौटा पहनकर नाचते हैं। नर्तक दल में से 2 नर्तक शेर का मुखौटा पहनते हैं। इस नृत्य में शेष नर्तक दल इन दो शेरों को काबू करने का प्रयत्न करते हैं, जिसका स्पष्ट अभिप्राय यही है कि भूत प्रेत और आपत्ति को वीरता से काबू किया जा सकता है। इन लोक नृत्य के साथ ढोल, लामा, नरसिंगे और शहनाई बजाते हैं। लाहौल स्पीति क्षेत्र में यह नृत्य लोकप्रिय है। मतलब क्या होता है ना कि दो बंदे होते हैं ना, वो शेर का नकाब पहनते हैं और जो है ना उस पर काबू करते हैं दूसरे लोग। तो फिर यही बोला जाता है कि जो है ना भूत प्रेत भी जो है काबू में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लामा नृत्य या मुखौटा नृत्य। ठीक है, अगला देखिए, अगला है थरक्याड़ नृत्य। थरक्याड़ नृत्य क्या होता है? इस नृत्य में थर या बाघ की तरह नर्तक लोक नृत्य तीव्र गति से नाचते हुए आगे कदम बढ़ाते और पीछे हटते हैं। बाघ की तरह जो है ना थरक्याड़ नृत्य, जब बाघ आएगा तो थर थर कांपेंगे ना, इस तरह याद रखना इसको। बाघ की तरह तीव्र गति से आगे जाते हैं और पीछे की ओर आते हैं, पीछे हटते हैं। ठीक है, इसके नृत्य गीत भी नाट्य की तरह होते हैं। इस नृत्य में बोची नाट्य का लोक गीत गाया जाता है। किस नाट्य का लोक गीत गाया जाता है? बोची नाट्य का। ठीक है, प्रायः यह नृत्य तभी प्रदर्शित होता है जब कोई शिकारी बाघ को मारता है। ऐसे अवसर पर शिकारी के सिर पर वीरता की प्रशंसा के लिए पगड़ी बांधी जाती है और बाघ की खाल में भूसा भरकर उसे नचाया जाता है। उसे बोला जाता है थरक्याड़ नृत्य। वैसे गलत है ये, जानवरों को नहीं माना चाहिए यार। ओके, अगला है नागन कायड नृत्य। नागन कायड नृत्य क्या है? यह नृत्य अधिक लोकप्रिय नहीं है। कुछ विशेष जगहों पर इसका प्रदर्शन होता है। चगो, फुलियाच या एराटड मेलों में यह नृत्य कभी प्रदर्शित होता है। इस नृत्य में एक विशेष व्यक्ति कंडे की देवी नागिन बन जाता है और हाथ में से पानी से भरा क्रो दिया जाता है। इससे गिरा हुआ पानी सौभाग्य चिन्ह समझा जाता है, इसलिए इस जल को अपने शरीर पर गिराने के लिए अन्य नर्तक सांप की तरह नाचता हुआ नागिन के पास जाते हैं। उसे बोला जाता है नागिन कायड नृत्य। इस नृत्य में विशेष व्यक्ति कंडे की देवी नागिन बन जाता है और हाथ में पानी से भरा क्रो दिया जाता है। ठीक है ना, एक नागिन बन जाता है ना, नागिन बनाते हैं उसको, और उसके हाथ में जो ना एक क्रो दिया जाता है, पानी को बर्तन से दिया जाता है और इस पानी को बहुत पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो नाचते नाचते जो ना उस पानी को पास जाते हैं, नागिन के पास जाते हैं और अपने शरीर पे जो ना उस पानी को गिराने के लिए वो करते हैं। ठीक है, अगला है मकर नृत्य। मकर नृत्य, इस प्रकार सभी मकर नृत्य में नर्तक मुख पर मुखावरण पहनते हैं, शरीर पर लंबा चोला पहनते हैं और जिसके बाजू लंबे होते हैं वह इस पहनाव में नर्तक का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता है। इस नृत्य के साथ कथा भी जुड़ी हुई है। भोट राजाओं में लंग दरमा राजा बहुत अत्याचारी था। उसने हिमाचल प्रदेश के धर्म और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। उसने क्या किया? उसने अनेक बौद्ध विहार पुस्तकालय नष्ट किए, पंडित और लामा को मौत के घाट उतारे। एक बार जब वह विजय उत्सव मना रहा था तो उसने यह मकर नृत्य भी हो रहा था। वह नर्तकी अपने कपड़ों में एक छुरा छिपाकर लाया और नाचते नाचते राजा के समय पहुंचा और छुरे से राजा की हत्या कर डाली। तब से यह नृत्य लाहौल स्पीति का लोकप्रिय नृत्य समझा जाता है। इस नृत्य में लामा लोग गीथर उत्सव पर नाचते हैं। नर्तक लोग खुकरी के साथ नाचते हैं। तो मकर नृत्य में क्या हुआ था?
भोट राजाओं में जो है ना लंग दरमा राजा बहुत अत्याचारी था, जिसका नाम था लंग दरमा राजा, बहुत अच्छे अत्याचारी था। उसने बहुत व्यवहार को नष्ट किया, लामाओं को मारा, ठीक है, पंडितों को मारा। और जब वो अपना मतलब विक्ट्री मना रहा था तो वहाँ पे जो ना मकर नृत्य हो रहा था, तो जो नर्तक जो उसमें नाच रहा था उसने जो ना अपने कपड़ों में चाकू छुपा लिया और धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा और उसने ना राजा के पेट में गप करके चाकू घुसा दिया। तो उस राजा से वहाँ पे छुटकारा मिला, तो यह नृत्य वहाँ से बहुत फेमस हुआ। इस नृत्य में लामा लोग गिथर उत्सव पर नाचते। किस उत्सव पर नाचते? गिथर उत्सव पर, ठीक है। अगला है छम या प्रेत नृत्य। यह लामाओं का धार्मिक नृत्य है और प्रायः गोम्पा में प्रदर्शित होता है। कहाँ प्रदर्शित होता है? गोम्पा में। नर्तक चमकीले वस्त्र आभूषण पहनकर जानवर, पक्षियों और भड़कीले प्रेतों के चमकीले मुखौटे पहनते हैं। नर्तक कई बार एक ही शैली के लयात्मक रूप से पांव पटकते हुए एक ही दायरे में नाचते हैं। हाथ में कड़ाई के लिए झंडे के लिए नर्तक में अभिनय के साथ साथ मुखौटा पहने नर्तक विनोद करते हुए एक विचित्र सप्रभा वातावरण में फैला देते हैं। इस नृत्य में लामा लोग भी भाग लेते हैं और नर्तक के साथ कुछ मंत्र भी पढ़ते हैं। नर्तक विभिन्न प्रकार के प्रायः 8 मुकुट पहनते हैं। ये 8 करोड़ा भयानक रूप 8 बोधिसत्व के रूप के प्रतीक है, ठीक है ना। यह लोक नृत्य बौद्ध लामाओं की तांत्रिक नृत्य पद्धति है। लोक विश्वास के अनुसार प्रसिद्ध बौद्ध लामा पलदन ईश ने इस लोक नृत्य की परंपरा आरंभ की थी। इस लोक नृत्य का आयोजन मानव जाति के उत्थान और दुरात्मा को भगाने के लिए किया जाता है। इसका आरंभ बौद्ध मंत्रों की प्रार्थना से किया जाता है। इसमें विशाल आकार के वाद्य यंत्र थड़ जैन, बहकरनाल, डन, बडाडोल, रालमो बजाने की कटोरियां और शहनाइयां जलिड बजाए जाते हैं। नर्तक विशेष प्रकार के चमकीले वेशभूषा के मंच पर आते हैं। मुकुट, चश्म, कपाली हाथ में लेने के लिए कपाल फुरबु जिसमें दाएं हाथ में लिया जाता है। शनाक्या टोपी, तोतियों, विशेष चोंगा, कोईचिन, जैकेट, पंगदान पहनते हैं। इस नृत्य में आरंभ में देवी देवताओं के रक्षा कल्याण के लिए, आयोजन की सफलता के लिए आशीर्वाद और अंत में धन्यवाद शामिल है। नृत्य के दौरान उपस्थित लामा अखंड मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। उनका विश्वास है कि मंत्रों से जिनका आह्वान किया जाता है वे उपस्थित होकर विनती सुनते हैं। सारे छम नृत्य को 18 भागों में बांटते हैं। नर्तक लामा मुकुट पहनकर हाथ में कपाल और फुरबू लेकर नृत्य करते हैं। इनमें से अनेक देवी देवताओं के साथ कोयजल, यमराज और उनकी धर्मपत्नी यम चामुंडी का आह्वान करते हैं। छम के मुख्य भाग सैरक्युम में देवी देवताओं को पेय भेंट किए जाते हैं। डोलेके में दुरात्माओं को भगाने की प्रार्थना की जाती है। छिंगुल, छम्बुन, छमनान, चुसुड को 13 लामाओं का लोक नृत्य भी कहा जाता है। गुकोर, लुबा, शिंदोत, डंडेया, श्वा, छमशुक, छोटगल, सिरके, चिदामा, डल्योक, छमचोत आदि इन आयोजित का विशेष नृत्य है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप याद करते तो अच्छी बात है। छम मुख्यतः मुखौटा नृत्य है। छम कैसा नृत्य है? मुखौटा नृत्य। स्पीति के वादी के गुतोर उत्सव में छम का विशेष आयोजन नवंबर में किया जाता है। छम कैसा नृत्य? मुखौटा नृत्य है और इसका आयोजन कब होता है? नवंबर में। 3 दिन सभी लोग प्रार्थना करते हैं और चौथे दिन छम नृत्य का आयोजन किया जाता है। छम नृत्य के साथ थंकाओं, चित्रपटों का पूजन और प्रदर्शन आवश्यक माना जाता है। लाहौल में कैम्यूर, शाशुर और तीनन गोंथेला में लामाओं द्वारा छम का भी आयोजन किया जाता है। मुखौटे प्रायः प्रेतों जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें प्रेत नृत्य भी कहा जाता है। अगला है भूचन नृत्य। चूंकि इस नृत्य में केवल भूचन जाति के लोग ही नाचते हैं,
इसलिए इसका नाम है भूचर नृत्य पड़ा है। इस नृत्य में तलवारें चलाने की दक्षता प्रदर्शित होती है। यह पिन घाटी का नृत्य है। इस जनपद में याक नृत्य, सिंह नृत्य, बंदर नृत्य और बाघ नृत्य का प्रचलन है। इन जानवरों को खालों में घुसकर कलाकार अपने नृत्य की कला का प्रदर्शन करते हैं। मुखौटों के अतिरिक्त मुंह में लाल, काला, हरा, पीला रंग लगाकर विभिन्न उत्सव एवं अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। लाहौल स्पीति में इन आदिवासी लोक नृत्य की अद्भुत वेशभूषा और लोक गाथाओं के वातावरण में एक विचित्र सा प्रभाव छा जाता है। भले ही आप लोकगीतों की कोई पंक्ति ना समझ पा रहे हो, परंतु मन ही मन आपको एक अपूर्व आनंद का आभास होगा, और यह लोक नृत्य कला का श्रेष्ठ प्रमाण है। भूचर नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में, ठीक है, पिन घाटी में। ओके, अगला है कुल्लू के लाडले नृत्य। इस नृत्य को संवाद नृत्य भी कहा जा सकता है। इसमें लोकगीतों की उन्मुक्त धारा को खुली उड़ान की तुकबंदी के रूप में दिया जाता है। इनमें प्राय नियम यह रहता है कि जिस नर्तक दल की पंक्ति या टप्पा ना जुड़ सके वह पराजित समझा जाता है। कुल्लू जनपद में लाडली गाने वाले टोलियां युवतियां दशहरा मेले के दिन रात के समय बारी बारी प्रत्येक घर में जाकर लाहड़ी नृत्य रात भर करती रहती है। इसमें नर्तक ही नृत्य करते हैं, दूसरे खड़े खड़े उसका उत्तर ढूंढते हैं। जब एक दल चुप हो जाता है तो खड़े लोग नर्तक नाचने लगते हैं। यह स्त्रियों का लोकप्रिय नृत्य है। लाडली नृत्य का मनाया जाता है कुल्लू में। ये नाम जो है ना बहुत जरूरी है, ये याद रखने आपने, ठीक है। कुल्लू में मनाया जाता है लाडली नृत्य, ठीक है। गांवों के देव स्थानों पर इसमें स्त्री नर्तक दल दो पंक्ति में बंट जाते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक दल लोकगीत की एक पंक्ति गाना आरंभ करता हुआ कमर कुछ झुकाकर दोनों हाथों से तालियां बजाता है, और जब गीत की एक पंक्ति पूरी नहीं होती तब तक नर्तक पंक्ति आगे बढ़ जाती है और दूसरा नर्तक दल पीछे हटते हुए नाचता है। जब लोकगीत की पंक्ति पूरी हो जाती है तब वह पहली पंक्ति वाला नर्तक दल खड़ा हो जाता है और दूसरी नर्तक पंक्ति उसी तरह से नीचे झुकती है और आगे बढ़ती है, तालियां बजाती है और गाने की दूसरी पंक्ति पूरा करती है, और यह क्रम जो है आगे कंटिन्यू चलता रहता है। हरण नृत्य, नेक्स्ट है हरण नृत्य। हरिण नर्तक नाम में विख्यात किन्नर समुदाय के आदिम प्रागैतिहासिक स्वयं होरीडिफो कुल्लू जनपद के हरण और चंबा क्षेत्र में प्रचलित हरणातर जैसे लोक धर्मी नाट्यों में पर्याप्त साम्य है। कुल्लू में हरण नृत्य का शुभारंभ कुल्लू दशहरा के अंतिम दिन लंका दहन के पूर्व संध्या या मोहला रात्रि पर महादेव की हैसण देवता के सामने विशेष नृत्य करने की संपन्न की जाती है, ठीक है। हरण नृत्य कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू में, ओके। ढालपुर मैदान पर स्थित रघुनाथ जी के अस्थायी मंदिर के सामने बिजली महादेव की हैसण नट्टी नृत्य प्रदर्शित करती है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की पूर्ण रात्रि से लेकर कुछ भागों में 5 पौष तक, कुछ माघी त्योहार तक और कुछ अन्य क्षेत्रों में होली तक लोक नृत्य लोकनाट्य रात भर आयोजित किया जाता है। इन लोक नृत्य में 3 मुख्य पात्र होते हैं, हरण, बूढ़ी और कान्हा। इनके दोपड़ू कंबल जो प्राय 2 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़ा बारीक काले सफेद खानों के लेकर उन्हें एक और चौड़ाई और एक और लंबाई की ओर सिल दिया जाता है। चौड़ाई के खुले और लंबाई के सिले भाग के किनारों को लेकर उससे एक व्यक्ति के सिर पर बारीक दुपट्टे से बांध दिया जाता है। साथ में 30 सेंटीमीटर लंबे भाग में सूखे पौधे के टुकड़े लेकर उनके चारों ओर फूल सजाकर सिंह के रूप में उस व्यक्ति के सिर पर दोनों ओर पट्टू के साथ बांध देते हैं। हरण बनाने के लिए 2 पुरुष और आगे और पीछे डालकर काले रंग की डिब्बियों वाले ऊनी पट्टू से ढककर अगला पुरुष थोड़ा आगे झुककर और दूसरा पुरुष जो है ना नितंब से ऊपर उठकर दोनों हाथों से अपनी पकड़ मजबूत कर नाचने में सुविधा की दृष्टि से घोड़े नुमा आकार ले लेता है। अगले पुरुष की अगली हरण और पिछले पुरुष की पिछली हरण कहा जाता है, ठीक है। एक युवक को
पट्टू सलवार, सिर पर थिप्पू कुर्ती, गले में हार और अनेक तरह के आभूषण लगाकर बूढ़ी स्त्री बनाया जाता है। ठीक है। और दूसरे को चोला, टोपी, चूड़ीदार, पजामा, कमीज पहनाकर कान्हा बनाया जाता है। जब ढोल, नगाड़ा, काहुल, करनाल, रणसिंगा, बांसुरी, भाषा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो लोक काव्य मंत्रों के संगीत से हरण, बूढ़ी और कान्हा 12 से अधिक प्रकार के विशिष्ट लोक नृत्य करते हैं। इस लोक नृत्य में हरण खलियान के बीच में एक जगह धीरे धीरे नाचती है और कान्हा और बूढ़ी उसके चारों ओर आगे पीछे दाएं बाएं नाचते हैं। कुछ नृत्य से हाथ खाली और कुछ में हाथ में रुमाल या तलवार होती है। हरण नृत्य के प्रमुख रूप है साई, बधाई, सुनेरा, बगणु, चंद्रावती, देवारी, खोली, दूध कटोरू और हरण, पाहुणी, आई, विलंबित ताल वाली धीमी गति के लोक नृत्य है। अगला है तलवार या खड़ियात या गड़ियात नृत्य। कुल्लू में भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह प्रायः प्रत्येक ग्राम देवता का अपना लोक गायक दल और लोक वादक और लोक वाद्य होते हैं जो देव यात्रा के संग चलता है। ढोल और अन्य लोक वाद्य, शहनाई, करनाल इत्यादि के मधुर गूंज से नर्तक दल की तलवारें अपने विशेष नर्तक वेशभूषा में वाद्यों की ताल पर हाथों में हिलती रहती है और तलवार नृत्य आरंभ हो जाता है। कुछ नर्तक विलग होकर नर्तक के सामने तलवार का खेल दिखाते हैं। इस खेल में प्रत्येक नर्तक नाचता हुआ दूसरे प्रतिद्वंदी के वार से बचता है। शेष नर्तक दल एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ में ढोल नृत्य करते हैं। तलवार नृत्य की समाप्ति पर नर्तक जोड़े फिर से माला में आकर लयात्मक गति के साथ नृत्य का मनोहर प्रदर्शन करते हैं। यह लोक नृत्य आनंददायक होने के साथ साथ धार्मिक वीर रस से भी भरे होते हैं। तो गाइज आज जो मैंने तीसरी वीडियो पढ़ी है इस चैप्टर नंबर 3 की, यहाँ हम आज इस वीडियो का एंड करते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है ना 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं गाइस, आपने वीडियो बार बार देखनी है, ईमानदारी से सुननी है। यदि आप गाड़ी चला रहे तो ऑडियो सुनो। ठीक है, ऑडियो ही ऐसे सुनना कि एक्सीडेंट मत करना अपना। यदि आप अकेले हो तो ऑडियो सुनो, वीडियो देखो इसकी, बार बार देखो इसकी वीडियो। ठीक है, और देखना आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी इससे। ठीक है, इस वीडियो से। आपने इतना पेशेंस बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी बंदा आया होगा उसकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी। और अच्छे से ईमानदारी से इस वीडियो को सुनो, देखो। ठीक है, तो अगली हम वीडियो स्टार्ट करेंगे सांगल नृत्य से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 1 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूँ रविंदर सिंह।